साथ अंकिता पाल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत दौरे के दौरान जिले में पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा की है, जिससे क्षेत्र के युवाओं को स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रशिक्षण, रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि ये कॉलेज न केवल चंपावत बल्कि आसपास के जिलों में कुशल तकनीकी स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध कराया जाएगा और जिससे प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य केंद्रों की सेवाओं में सुधार होगा। और साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य पहाड़ी जिलों के युवाओं को अपने क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सक शिक्षा और रोजगार अवसर प्रदान करना है और ये कदम चंपावत की आदर्श जिला बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण होगा। तो आपको बताते चले कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की बातें सीएम ने कही हैं और सीएम का ये दौरा चंपावत में रहा और इस दौरान इस कार्यक्रम में पहुंचे कॉलेज से युवाओं को रोजगार मिलने की बात कहते हुए भी नजर आए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान भुजिया घाट क्षेत्र पहुंचे। यहां बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है, जिससे क्षेत्र में आपको बताते चलें कि बाद में सीएम धामी ने काया आयुर्वेदिक कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया। जहां इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आयुष और आयुर्वेद और योग की भूमि है, जहाँ अब दुनिया भर के लोग स्वास्थ्य, आयुर्वेदिक और वेलनेस के लिए आएंगे। तो सीएम ने कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया है। सीएम ने केवल आपको बताते चले कि बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि नैनीताल से हैं, जहां पर सीएम धामी कार्यक्रम में पहुंचे और इस दौरान बीजेपी नेता कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, उनका स्वागत किया गया है। 1 दिवसीय नैनीताल दौरे पर सीएम धामी रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने 1 दिवसीय चंपावत भ्रमण कार्यक्रम के तहत में गुरुग्राम को टनकपुर पहुंचे हैं। उन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एकता पदयात्रा में प्रतिभाग किया है। सीएम ने पैदल चलकर जनसमूह को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और स्वावलंबन का संदेश दिया। डिग्री कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय की एकता, अखंडता और दृढ़ संकल्प के प्रतीक हैं। सरदार पटेल के कार्यों को याद किया गया। एकता पदयात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम ने भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि टनकपुर से हैं, जहां पर एकता पदयात्रा में सीएम भी शामिल हुए। 1 दिवसीय चंपावत दौरे पर सीएम धामी का ये दौरा रहा है। सभी को सबसे पहले तो इतनी बड़ी संख्या में आप सब एकत्र हुए। हमारे विद्यालयों के बहुत सारे छात्र छात्राएं भी आए हैं, एनसीसी के कैडेट्स भी आए हैं। मैं आप सभी का इस यूनिटी मार्च में बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मुझे भी आज आप सबके बीच में इस यूनिटी मार्च में सम्मिलित होने का अवसर मिल रहा है। हम सभी जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने जीवन में भारत की एकता, अखंडता के लिए 560 ऐसी बिखरी हुई रियासतों को भारत में मिलाने का काम किया, एक सूत्र में पिरोने का काम किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में आयोजित सहकारिता मेले के अवसर पर आदर्श चंपावत लोगों का विधिवत विमोचन किया है और ये लोगो मुख्यमंत्री धामी की दूरदृष्टि परिकल्पना पर आधारित है, जिसके जरिए चंपावत को शासन, विकास, जनसहभागिता और पर्यावरणीय संतुलन का मॉडल जिला बनाने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाया जा रहा है।
टनकपुर के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर सहकारिता विभाग उत्तराखंड द्वारा आयोजित सहकारिता मेले का विधिवत शुभारंभ किया है। सीएम धामी ने फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया और कई विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सहकारिता केवल आर्थिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि सहयोग, सामाजिक समरसता और सामूहिक विकास का मजबूत आधार है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सहकारिता आंदोलन किसानों और युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम में सहकारिता विभाग की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों के 4 किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 1-1 लाख के चेक वितरित किए गए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जनपद चंपावत को 8,810.90 लाख लगभग 88.11 करोड़ की कुल 8 विकास योजनाओं की सौगात दी है, जिनमें 3 योजनाओं का लोकार्पण किया गया है और 5 योजनाओं का शिलान्यास इसमें शामिल है। ये सहकार की भावना भी सरदार पटेल जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना का ही परिणाम है। आज सहकारिता से सीमांत विकास की भावना के साथ आयोजित ये सहकार मेला चंपावत जैसे सीमांत क्षेत्र में हमारे टनकपुर क्षेत्र में सामाजिक एकता, आत्मनिर्भरता और साझा विकास की संस्कृति को बढ़ाने वाला एक जन आंदोलन है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में सहकारिता देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की एक बहुत सशक्त धुरी आज बन चुकी है। इसी को देखते हुए आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक समय किया। धामी कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इससे उत्तराखंड के हर परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए विशेष आईडी बनानी पड़ेगी। इससे अब सिर्फ आपको बताते चले कि सरकार की आगामी चुनावी रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पूरे प्रदेश में मूल निवास की मांग एक बार फिर से गरमाने लगी है। ऐसे में सरकार ने देवभूमि परिवार योजना शुरू करने का निर्णय लिया। इस योजना के तहत राज्य में रहने वाले हर परिवार का पहचान पत्र बनेगा। पूरे परिवार का ब्यौरा दर्ज होगा। इससे पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ आसानी से मिल पाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी स्पष्ट करते हुए कहा, जो भी व्यक्ति उत्तराखंड का स्थायी निवासी होगा वह इन योजनाओं का लाभ ले पाएगा। देखिए, लंबे समय से सरकार इस बात का संज्ञान ले रही थी कि सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ ठीक प्रकार से नीचे तक पहुंचे। उसके लिए जो उत्तराखंड के लोग हैं, देवभूमि में निवास करते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए देवभूमि विकास योजना करके एक कार्ड बनेगा, वो सबको दिया जाएगा और उसमें सब प्रकार की योजनाओं का एक प्रकार से प्रारूप होगा और उसका लाभ नीचे तक पहुंचे, जिस व्यक्ति को इसकी आवश्यकता हो सुविधाएं मिले। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने प्रदेश में पहाड़ और मैदान को लेकर हो रही राजनीति पर टिप्पणी की है। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि हरक सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में कुल मिलाकर 20 विधानसभा सीट हैं और ऐसे में इन मैदानी इलाकों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मैदानी क्षेत्र हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लोगों का है। उत्तराखंड पर उतना ही हक है जितना पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का है। मैं देखिए पानी रोक लूंगा, आपके पुराने अध्यक्ष कह रहे हैं बहुत गलत है। जिस दिन हरिद्वार उधम सिंह नगर उत्तराखंड में सम्मिलित हो गया, उनका भी इस उत्तराखंड में उतना ही अधिकार है जितना हरक सिंह रावत का है या किशोर उपाध्याय का या सुबोध उनियाल का, उनका भी उतना ही अधिकार है। भाई उन्होंने तो नहीं कहा ना कि आप उत्तराखंड में हमको जोड़ो। अगर आपने हरिद्वार को उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में जोड़ दिया तो आप उनको अलग थोड़ी कर सकते हो। भाई उनके बिना उत्तराखंड की तरह की थोड़ी हो सकती है।
20 विधानसभा है अकेले जो है हरिद्वार और उधम सिंह नगर में 20 विधानसभा है। तो पहाड़ और मैदान की राजनीति पर बोले हैं और देहरादून के पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत, और इस दौरान उनका बयान सामने आया है। और इस दौरान आपको बताते चलें कि पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि सभी प्रदेशवासियों का हक है उत्तराखंड पर। तो वहीं कांग्रेस ने प्रदेश में पदाधिकारी नियुक्त किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में गणेश गोदियाल को जिम्मा सौंपा गया है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी हाई कमान के फैसले की सराहना की है और सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस को ब्राह्मण नेता द्वारा नेतृत्व मिलना अच्छी बात है। इस फैसले के बाद में कांग्रेस 2027 के चुनावों में निश्चित ही निखर कर सामने आएगी। वहीं हरीश रावत के इस बयान को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जातिवाद के आधार पर राजनीति करना कहा है। उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर संगठन की रचना करना राज्य के हित में नहीं है। कांग्रेस ने एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में गणेश गोदियाल को ही कमान सौंपी है, जिस पर अब कांग्रेस का कहना है कि जल्द ही बीजेपी की कुंडली जनता के सामने खोली जाएगी। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी कुंडली की चिंता करे, न कि बीजेपी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कुंडली में लगातार हार है और गणेश गोदियाल अध्यक्ष बने हैं। सुनील भाई, बीजेपी कुंडली की चिंता न करे, वो कांग्रेस की कुंडली की ज़्यादा चिंता करे, क्योंकि कांग्रेस की कुंडली में लगातार हार है और गणेश जी आज अध्यक्ष बने हैं। कुंडली जन्म काल से बनती है, कुंडली में परिवर्तन हो सकता है कि अगर ठीक प्रकार के जो निर्णय सरकार द्वारा किए जा रहे हैं उनके पक्ष में पॉजिटिव रुख रखे, और हर चीज़ में सरकार के कार्यों का अगर केवल नेगेटिव चर्चा करना, तो जो काम उस कुंडली के आधार पर पुराने अध्यक्ष ने किया है उसी कुंडली के आधार पर नए अध्यक्ष करेंगे तो कुंडली कांग्रेस की वैसी रहने वाली, तो कुछ सुधार होने वाला। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष के रूप में गणेश गोदियाल की ताजपोशी हुई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने स्वागत किया, जिस पर कोटद्वार में मीडिया से बातचीत करते हुए सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि गणेश गोदियाल युवा है और उनमें वो सभी क्षमताएं मौजूद हैं जो संगठन को मजबूती प्रदान करते हैं। या लापरवाहियां हैं या उनकी असफलताएं हैं, उनको उजागर करते हुए जनता को रूबरू कराने की कोशिश करनी होगी, ताकि जनता को असलियत का पता चल सके कि ये वर्तमान सरकार क्या कर रही है। और अगर इस पर हम लोगों ने अपना ध्यान केंद्रित कर लिया तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि आज वर्तमान सरकार को चारों तरफ से फेलियर कहा जा रहा है। यूपी कैबिनेट की बैठक हुई है तो कुछ अहम फैसले लिए गए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं तो सीधा आपको सुनाते हैं। धन्यवाद सर। नहीं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय आज मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया है, जो सोशल सेक्टर को, सामाजिक क्षेत्र को बहुत दीर्घकालिक परिवर्तन की राह दिखाएगा। जिस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वृद्धावस्था पेंशन दिए जाने की व्यवस्था है, उसमें आपने भी पढ़ा होगा कि किसी को मृतक डिक्लेयर कर दिया गया जबकि वो जीवित था, और अन्य भी कारणों से किसी की पेंशन रुक गई या किसी की नई पेंशन बनने में कठिनाई हो रही थी। तो
काफी कुछ हम लोगों ने ठीक किया, लेकिन उसको और अच्छा करने पे विचार बना, जिसको मोदी जी बोलते हैं ई गवर्नेंस से हमको। उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने 14 नवंबर से प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और क्रमिक अनशन शुरू करने का ऐलान किया है। संघ ने मांग की है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 24,000 रुपये प्रति माह किया जाए। उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुशीला खत्री ने कहा कि सरकार लगातार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने बताया कि साल 2024 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन के दौरान सरकार ने मानदेय वृद्धि के लिए एक कमेटी गठित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन वह कमेटी केवल कागजों तक सीमित रह गई है। सर, हमारी जो मांगे हैं 6 सूत्रीय मांगे हैं और हमारी जो मुख्य मांग है वो मानदेय वृद्धि की मांग है। और लंबे समय से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो हैं देश में मानदेय वृद्धि की लड़ाई है वो लड़ रहे हैं सरकार से, और काफ़ी टाइम से कार्य बहिष्कार पे भी चल रहे हैं। और आज जो कॉन्फ्रेंस है हमारी, तो हमारा यही है कि हम एक सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि 14 नवंबर से हम लोग क्रमिक अनशन पे जा रहे हैं और क्रमबद्ध तरीके से हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली में लाल किले के पास हुए भीषण विस्फोट के बाद में देश भर में शोक और आक्रोश का माहौल है। इसी कड़ी में मृतकों की आत्मा की शांति और राष्ट्र की अखंडता के लिए राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के तमाम पदाधिकारी ऋषिकेश के 72 सीढ़ी घाट पर गंगा आरती में शामिल हुए, जिसमें पदाधिकारियों ने परंपरागत ढंग से मां गंगा की आरती की है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर ने कहा कि आरती का उद्देश्य विस्फोट में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति को प्रार्थना करना है। गंगेश्वर घाट आरती सभा में आकर 2 मिनट का उन 12 लोगों की आत्मा की शांति के लिए मौन रखा, श्रद्धांजलि अर्पित करी, मां गंगा से प्रार्थना करी कि उनको अपने चरणों में स्थान दें, और मां गंगा से ये प्रार्थना करी कि पूरे विश्व में एक शांति का पैगाम जाए। हमने आरती करते वक्त उस समय सिर्फ मां गंगा के चरणों में एक ध्यान लगाया कि जिस तरीके की अशांति से हमारा विश्व गुजर रहा है, जो ये इस तरीके की आतंकवादी घटनाएं पूरे विश्व में हो रही हैं, उस आतंकवादी घटनाओं पर रोक लगे, और जो ये इस्लाम को मानने वाले लोग जिनका बुद्धि बिल्कुल बदी भर गई है, बत्ती भ्रष्ट हो गई है, उन्हें भगवान जो इतने सद्बुद्धि दे कि कृपया वो सनातन को और हमारे समाज को भी समझें। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।